नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के हम 2 वंशों को पढ़ चुके हैं। दिल्ली सल्तनत में हम 2 वंशों को पढ़ चुके थे। इसका जो कार्यकाल है वह 1206 से लेकर के 1526 तक है, जिसमें हम इसमें पहला गुलाम वंश पढ़ चुके हैं, दूसरा खिलजी वंश पढ़ चुके हैं। आज हम इसी के आगे का तीसरा वंश पढ़ेंगे, तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो कार्यकाल है वह 1320 से लेकर के 1414 तक है। दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा किस वंश ने शासन किया, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा बार शासन करने वाला कोई वंश है तो वह तुगलक वंश है, जिसने दिल्ली पर सबसे ज्यादा बार शासन किया। इसने दिल्ली पर 94 साल तक शासन किया और दिल्ली पर सबसे ज्यादा शासन करने वाला वंश है। सबसे ज्यादा शासन। तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? खुसरो खां। खुसरो खां जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। अभी खुसरो खां कौन था? तो जी खुसरो खां जो था, हमने देखा था कि जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश का अंतिम शासन था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, इसका वजीर था खुसरो खां। तो इसका वजीर था खुसरो खां। खुसरो खान ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। मुबारक खिलजी की हत्या करके यह गद्दी पर बैठा। तो यह कौन था? खुसरो खां। खुसरो खां जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, उसकी हत्या करके इसने तुगलक वंश की स्थापना की। और खुसरो खां गद्दी पर किस नाम से बैठा? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठा। तो जो तुगलक वंश है उसका संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक है। गयासुद्दीन तुगलक का जो कार्यकाल माना जाता है वह है 1320 से लेकर के 1325। 1320 से लेकर के 1325 तक दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? गयासुद्दीन तुगलक बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने नहर निर्माण की कोशिश की थी। पहला ऐसा शासक जिसने भारत में नहर निर्माण की कोशिश की। पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन इसने कोशिश की थी। जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसके दरबार में रहते थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल गए थे, तब निजामुद्दीन औलिया जो कि चिश्ती संप्रदाय से थे, इन्होंने यहाँ की जनता को गयासुद्दीन तुगलक के प्रति भड़काया। और इसने जब बंगाल में गयासुद्दीन तुगलक को पता चला कि निजामुद्दीन औलिया जो है वह दिल्ली में जनता को उसके खिलाफ भड़का रहा है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसको एक संदेशा भेजा था कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हनुज दिल्ली दूरस्त, हनुज दिल्ली दूरस्त। हनुज दिल्ली दूरस्त, अर्थात दिल्ली तुमसे बहुत दूर है। तब जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था, तो रास्ते में एक शहर पड़ता है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद जो कि वर्तमान में अफगानपुर है।
यहाँ पर जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसी के बेटे जुना खां ने एक लकड़ी का महल बनाया था। जुना खां इसका बेटा था जिसने एक लकड़ी का महल बनाया। ये जो लकड़ी का महल था इसने क्यों बनवाया था? तो जो जुना खां था इसने लकड़ी का महल बनाया था पिता की मृत्यु के लिए। जुना खां ने ये महल क्यों बनवाया था? अपने पिता की मृत्यु के लिए। इस जो लकड़ी का महल था, इस महल में इस प्रकार से कारीगरी की गई थी कि यदि उस लकड़ी के महल की एक कील भी निकाल ली जाए तो उससे वह पूरा जो महल था वह ध्वस्त हो जाएगा। और जुना खां ने यह प्लानिंग की थी कि जब राजा अर्थात उसके पिता अंदर जैसे ही जाएंगे वह उसके कारीगर को बोलकर वह कील निकलवा देगा, जिससे कि वह महल पूरा ध्वस्त हो जाएगा और राजा की वहीं मृत्यु हो जाएगी, सुल्तान की। तो इस प्रकार जब उसके जुना खां ने महल बनवाया और जब सुल्तान उसमें अंदर प्रवेश किया और वह कील निकाल दी गई, इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है और यह दिल्ली नहीं पहुंच पाता है। तो जो निजामुद्दीन औलियान ने अपनी भविष्यवाणी की थी, अनुज दिल्ली दूर अस्त, यह भविष्यवाणी सही हो जाती है और उसके बाद से निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में बहुत ख्याति हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं दिल्ली का अगला शासक कौन बनता है। उसके बाद तो तुगलक वंश का अगला शासक बनता है जुना खां, जिसने किसके हत्या की थी? अपने पिता की हत्या लकड़ी के महल में दबाकर की थी। और यह जो जुना खां है यह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। इसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली का जो अगला शासक बनता है वह बनता है जुना खां, जो किस नाम से गद्दी पर बैठता है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय माना जाता है कार्यकाल वह है 1325 से लेकर के 1351 तक। इसने 1325 से लेकर के 1351 तक दिल्ली पर शासन किया। तो ये जुना खां जो थे इसने अपने पिता के लकड़ी का महल बनाकर हत्या करके गद्दी पर बैठा। इससे पागल, संकी, रक्त पिपासु और विद्वान भी कहा जाता था। यह पढ़ा लिखा हुआ दिमागदार माना जाता था, इसलिए इसे विद्वान भी कहते थे। किंतु इसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिस वजह से इसे पागल, संकी और रक्त पिपासु भी कहा जाता है। यह पहला ऐसा शासक था जिसने होली का त्योहार प्रारंभ किया था। होली का त्योहार प्रारंभ करने वाला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने होली का त्योहार सबसे पहले प्रारंभ किया था। इसने 1327 में राजधानी देवगिरी को बनाया था। और जब इसने देवगिरी को राजधानी बनाया तो पूरी दिल्ली की जो जनता थी, सैनिक, बच्चे, महिलाएं, सबको बोल दिया कि देवगिरी चलो। देवगिरी वर्तमान में दौलताबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है, दौलताबाद। तो जब सारे सैनिक, बच्चे सब दिल्ली से देवगिरी के लिए रवाना हो गए दक्षिणी भारत की ओर। उसके बाद जब वो जा रहे थे तो रास्ते में राशन खत्म हो गया था, तो कई भूख से मर गए, कई इससे मर गए। इस वजह से इसे पागलसन की कहा जाता है, क्योंकि भूख से मर गए। और ऐसा कहा जाता है कि इसके समय में जब राजधानी देवगिरी बनाई थी और जब सब जाकर देवगिरी में बस रहे थे, तब ये माना जाता है कि दिल्ली में इसने जब वापस सैनिक भेजे थे कि कोई दिल्ली में रह तो नहीं गया। तो वहां पर 2 व्यक्ति मिले थे, और जिनमें से एक तो लंगड़ा था और दूसरा अंधा था। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि दिल्ली को पूरा खाली कर दिया था। दिल्ली के एक एक घरों में जाकर देखा कि वहां पर कोई रह तो नहीं गया, सबको देवगिरी ले जाया गया। तो उसके बाद इसने वापस 1335 में राजधानी दिल्ली को बनाया।
तो वापस सारी की पूरी जनता को बोल दिया दिल्ली चलो, आंदोलन चला दिया और सारी की सारी जनता वापस दिल्ली के लिए रवाना हुई। तो वही रास्ते में आए पैदल वैदल, तो फिर वापस बहुत सारे लोगों की मौत हुई। और इसी घटना की वजह से इसे रक्त पिपासु कहा जाता है, क्योंकि जब दिल्ली से देवगिरी गए और वापस देवगिरी से दिल्ली आए तो उसके बीच में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी, बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पाए थे। इसके आगे हम देखते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसकी मृत्यु हुई थी 30 मार्च 1351 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मौत हुई थी सिंध में, और यहीं पर सिंध में इसकी मौत हुई थी और यहीं पर इसके बेटे का राज्याभिषेक होता है। तो 30 मार्च 1351 को सिंध में इसकी मृत्यु हो गई थी। और एक लेखक ने लिखा था कि सुल्तान को जनता से व जनता को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। जो तो क्योंकि इसने जनता पर इतने वो किए थे कि जनता भी इससे परेशान हो चुकी थी। तो एक लेखक ने लिखा था कि सुल्तान को जनता से व जनता को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि की थी, दोआब में कर वृद्धि, किंतु अकाल पड़ गया था। तो अकाल पड़ जाने की वजह से इसने जो कर वृद्धि की थी उसको वापस समाप्त कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया था। जो कि तांबे का सिक्का था। किंतु इसके तांबे के सिक्के का प्रचलन किया सांकेतिक मुद्रा के रूप में, तो लोगों ने क्या जाली सिक्के बना लिए, नकली। तो जिस प्रकार हमारे नोटबंदी हुई थी 2016 में, फिर ऐसा कहा गया था कि पुराने नोटों को जमा करो और नए नोट ले लो, उसी प्रकार से फिर जब इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, चांदी के तांबे के सिक्के चलाए, तो जब जाली सिक्के छपने लग गए उसके भी, तो फिर वापस सुल्तान ने आदेश दिया कि जो तांबे के सिक्के थे उन्हें जमा करो और उनके बदले में चांदी के सिक्के ले जाओ। पहले चांदी के सिक्के चलते थे, तो क्या वापस चांदी के सिक्के ले जाओ। और उसकी इस प्रकार उसके जो दोआब में कर वृद्धि की थी वह वाला प्लान भी फेल हो गया था, ये नीति भी, और इसकी जो सांकेतिक मुद्रा वाली नीति थी यह भी फेल हो गई थी। तीसरा शासक जो हम देखें कि तुगलक वंश का तीसरा शासक कौन था, तो इसका तीसरा शासक था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का जो शासन काल था वह था 1351 से लेकर के 1388 तक। तो दिल्ली का जो अगला शासक बनता है या फिर तुगलक वंश का जो अगला शासक होता है वह होता है फिरोज तुगलक, जिसका कार्यकाल था 1351 से लेकर के 1388 तक। इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर या सल्तनत काल का अकबर कहा। सल्तनत काल का अकबर किसने कहा? हेनरी ने। बर्नी ने इससे सच्चा मुसलमान कहा। और बर्नी ने इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा। आरसी मजूमियत ने इसे औरंगजेब और सिकंदर लोदी का अग्रगामी कहा।
तो जो फिरोज तुगलक था, इसका जो कार्यकाल था वह 1351 से लेकर के 1388 था। इसे हेनरी ने इसे सल्तनत काल का अकबर कहा है। बर्नी ने इसे सच्चा मुसलमान और दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है। और आसिम अजूबैद ने इसे औरंगजेब और सिकंदर लोदी का अग्रगामी भी कहा है। फिरोज तुगलक का जो राज्याभिषेक की बात करें तो इसका राज्याभिषेक भी 2 बार हुआ था। हमने देखा था खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। और दूसरा हम देख रहे हैं कि फिरोज तुगलक है जो इसका भी राज्याभिषेक कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। यह प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में से, सल्तनत काल में से कौन से शासक थे जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। तो दिल्ली सल्तनत में 3 प्रमुख ऐसे शासक थे जिनका जो राज्याभिषेक था वो 2 बार हुआ। पहला हम खिलजी वंश में पढ़ चुके हैं, अलाउद्दीन खिलजी का। दूसरा फिरोज तुगलक का, तुगलक वंश में हम पढ़ रहे हैं कि फिरोज तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। और तीसरा राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का, उसका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो फिरोज तुगलक का जो राज्याभिषेक 2 बार हुआ वह पहला ठट्टा में हुआ, ठट्टा सिंध प्रांत में, जहां इसके पिता की मृत्यु हुई थी। पहला ठट्टा सिंध में हुआ और दूसरा दिल्ली में हुआ। और ये दोनों राज्याभिषेक 1351 में हुए। यह मार्च 1351 में हुआ और यह अगस्त 1351 में हुआ। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसका एक तो कड़ा में हुआ था, कड़ा यूपी में, और दूसरा दिल्ली के लाल महल में हुआ था जिसे बलबन ने बनाया था। तो हमारे ये प्रश्न क्लियर हो गया कि 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का हुआ था। एक तो खिलजी वंश का शासक जिसका कड़ा यूपी में, पहला तो कड़ा में हुआ था उत्तर प्रदेश में, और दूसरा होता लाल महल में। कब हुआ था, 1296 में हुआ था। और जो फिरोज तुगलक है इसका राज्याभिषेक हुआ, एक ठट्टा सिंध में हुआ, ठट्टा में इसके पिता की मृत्यु हुई थी, और दूसरा दिल्ली में हुआ। ठट्टा में हुआ मार्च 1351 और दिल्ली में हुआ अगस्त 1351 में। इसके बाद हम आगे देखें कि जो फिरोज तुगलक था इसने 24 कठोर करों को माफ किया था। 24 कठोर कर जो थे उन्हें इसने समाप्त किया था। एकता प्रथा की हम हमने पढ़ा था, एकता प्रथा, जिसमें क्या होता था, सैनिकों को भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। और इसे समाप्त किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको समाप्त कर दिया था। वह सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ कर दिया था। तो इस एकता प्रथा को जो फिरोज तुगलक था इसने पुनः लागू किया। इसने 4 कर लगाए थे, के जे जे, खिराज, खम्स, जजिया और जकात। तो इसने 24 जो कठोर करते उनको समाप्त किया था और अपने शासन काल में कितने कर लगाए थे, 4 कर लगाए थे। कौन कौन से, खिराज, खम्स, जजिया, जकात। खिराज कर जो यह भूमि कर था, भूमि से संबंधित कर था। खम्स जो था यह लूट के जो धन लाया जाता था उस पर लिए जाने वाला कर था। जजिया कर आप सब जानते हैं गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर था जजिया कर, जो कि गैर मुस्लिमों पर लगता था, हिंदू, सिख, ईसाई आदि पर। और जकात, जकात जो कर था यह एक धार्मिक कर था मुसलमानों का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक जो था इसने 4 करों को समाप्त किया था, एकता प्रथा को पुनः लागू किया था, 4 कर लागू किए थे, खिराज, खम्स, जजिया, जकात, के जे जे, खिराज, खम्स, जजिया, जकात। खिराज जो था वह एक भूमि कर था, खम्स जो था वह एक लूट के ऊपर, जो लूट कर धन लाया जाता था उसके ऊपर लगाया जाने वाला कर था। जजिया कर हमने देखा था यह गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला कर था, और जकात एक धार्मिक कर था।
फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने जजिया कर को ब्राह्मणों पर लगाया। जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था, तो ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर किसने लगाया, तो वह फिरोज तुगलक ने लगाया। पहले जजिया कर जो था यह ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था। फिरोज तुगलक को भारत में नहर निर्माता कहा जाता है क्योंकि इसने पहली बार नहर निर्माण करवाया था। नहर निर्माता, इसको नहर निर्माता कहा जाता था। इसने सिंचाई पर एक कर लगाया था। सिंचाई की व्यवस्था अच्छे से की, नहरों का निर्माण किया और फिर उस पर कर लगा दिया। इसने भारत में 4 नगरों की स्थापना की थी। 4 नगरों की स्थापना। एफ एच जे। इसने भारत में 4 नगर बसाए थे। फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार जो कि हरियाणा में है, और जौनपुर। तो इसने भारत में कितने नगरों की स्थापना की थी? फिरोज तुगलक ने 4 नगरों की स्थापना की थी। FFHJ। FFHJ से हम इसे याद रख सकते हैं। फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर। फिरोज तुगलक के कार्यकाल में सबसे ज्यादा दास माने जाते थे। इसके ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में वह शासक कौन सा था जिसके साम्राज्य में सबसे अधिक दास थे? इसने दारुल शफा नाम का एक विभाग स्थापित किया था। यह एक चिकित्सा विभाग था। और इस विभाग में निःशुल्क चिकित्सा दी जाती थी। तो इसने दारुल शफा नाम का एक चिकित्सा विभाग की स्थापना की थी जिसमें क्या निःशुल्क चिकित्सा दी जाती थी। इसके दरबार में सबसे ज्यादा दास थे। कितने? 1,80,000 दास। इसने भारत में 2 मंदिरों को तुड़वाया था। इसने भारत में 2 मंदिरों को तुड़वाया था जिसे हम जे जैसे याद रख सकते हैं। जे ज्वालामुखी मंदिर, यह नगरकोट में था, इसको इसने तोड़वाया था। और दूसरा तोड़वाया था जगन्नाथ मंदिर। जो कि बिहार में था। तो हम पढ़ रहे हैं फिरोज तुगलक, इसके दरबार में सबसे अधिक दास थे, 1,80,000 दास थे। दारुल शफा नाम के एक चिकित्सा विभाग की स्थापना की थी जिसमें निःशुल्क चिकित्सा दी जाती थी। इसने भारत में 2 मंदिर तुड़वाए थे। कौन कौन से? ज्वालामुखी मंदिर जो कि नगरकोट में है और दूसरा जगन्नाथ मंदिर जो कि बिहार में है। बाद हम देखते हैं दिल्ली का अगला शासक। तो दिल्ली का अगला शासक बनता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन द्वितीय। इसका जो शासनकाल रहता है वह रहता है 1388 से लेकर के 1389 तक। दूसरा बनता है नासिरुद्दीन। इसका शासनकाल रहता है 1390 से लेकर के 1394 तक। फिर अगला अलाउद्दीन
सिकंदर शाह। यह भी 1394 में ही गद्दी पर बैठता है। उसके बाद में आता है नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह का जो कार्यकाल रहता है वो रहता है 1394 से लेकर के 1414 ई तक। ये जो नासिरुद्दीन महमूद होता है, इसके समय में एक मंगोल आक्रमणकारी, मंगोल जाति का आक्रमण होता है। इस जाति को अत्यंत क्रूर जाति कहा जाता है, मंगोल जाति का। तो इसके समय में 1398 में मंगोल जाति का एक राजा आया था, तैमूर लंग। भारत पर इसने प्रवेश किया था 11 दिसंबर 1398। तो यह 11 दिसंबर 1398 को भारत में आ गया था। कौन? तैमूर लंग। कौन था? यह मंगोल जाति का आक्रमण हुआ था दिल्ली सल्तनत पर। ऐसा कहा जाता है इसने 15 दिन तक दिल्ली को लूटा और यहाँ पर बर्बर हत्याएं की। ऐसा कहा जाता है कि तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था तब दिल्ली की जो जनसंख्या थी वह आधी हो गई थी, पूरी दिल्ली को आधी कर दिया था। इतनी बर्बरता पूर्वक हत्या की थी, दिल्ली की सड़कों पर लाशें ही लाशें हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। तैमूर लंग जो था, इसने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि जो जितने सर काट के लाएगा उसे उतनी सोने की मोहरें दी जाएंगी। तो सोने की मोहर के लालच में जो तैमूर लंग के शासक थे, इन्होंने खूब हत्याएं की, खूब गर्दनें काटी और इस प्रकार से दिल्ली में हाहाकार मचा दिया था। इन्होंने इतनी बर्बर हत्याएं की जिसकी कोई हद नहीं है। इतनी क्रूरता पूर्वक जाति थी यह मंगोल जाति, जिसका ये था तैमूर लंग। तैमूर लंग जाते समय अपने एक सेनापति को यहाँ पर छोड़ के जाता है और वह सेनापति नासिरुद्दीन महमूद शाह को 1414 में गद्दी से हटा देता है। वह खुद गद्दी पर बैठ जाता है और सैयद वंश की स्थापना करता है। तो हमारा तुगलक वंश पूरा हुआ। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वंश के साथ हम पढ़ेंगे फिर सैयद वंश। थैंक यू।